हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द ब्रिलियंट एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है ना। रोज़ रोज़ स्वागत करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप तो इस चैनल के महान भाव हो और लगातार पढ़ाई कर रहे हो। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, इससे हमें बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि आप तो कभी कभी पढ़ते हो, रोज़ पढ़ना तो है नहीं आपको, चलो कभी कभी पढ़ते हो लेकिन पढ़ लेते हो। इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है कि हमारे प्रिय छात्र और छात्राएं, हम लोग रोज़ छात्र की बात करते थे लेकिन आज छात्राओं को भी साथ में जोड़ लेते हैं, क्योंकि उनका भी एक अहम योगदान है इस भारत की अर्थव्यवस्था में, इस भारत को आगे बढ़ाने में ना। इस भारत को आगे बढ़ाने में महिलाओं का बहुत अहम योगदान होता है, इसलिए आज उनको भी याद कर लिया जाए। तो और सभी लोग खुश मस्त, हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं, SSC GD UP टेट सुपर टेट स्पेशल प्रैक्टिस बैच, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन्स परफेक्ट ना। प्रैक्टिस से ही आप अपने अंदर एक ऐसी खूबसूरत सी चीज़ पैदा कर सकते हो, सोचने समझने की क्षमता पैदा कर सकते हो। प्रैक्टिस से आप नए नए रूल सीख सकते हो, नए नए रूल को लगाना सीख सकते हो। इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से ही मानव को बिल्कुल अद्वितीय रूप दिया जा सकता है, समझ रहे हो ना। कहते नहीं आप परफेक्ट लुक है, आपके कपड़े जितने हैं बिल्कुल परफेक्ट जच रहे हैं आपके ऊपर। कब कहते हो? जब वो ड्रेस उसकी होती है, जो अब वो पहन के आती है और बिल्कुल लाजवाब लगती है, तब आप कहते हो वाह बिल्कुल परफेक्ट हो तुम ना। वैसे ही प्रैक्टिस से आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल परफेक्ट बना सकते हो। जब लोग कहेंगे वाह आप वेरी नाइस, यू आर परफेक्ट इन मैथ ना, आप मैथ के ज्ञाता हो जाओगे। इसीलिए प्रैक्टिस से ही सफलता संभव है, क्योंकि प्रैक्टिस से हम लोग पुराने क्वेश्चंस का रिवीजन कर सकते हैं और पेपर के आए क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले पेपर ज़रूरी है, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछ सकता है ना। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, यूपी टेट SSC GD सुपर टेट ना, हम लोग इसका प्रैक्टिस बैच चला रहे हैं, कंटिन्यू प्रैक्टिस बैच चल रहा है हमारा। और ये आज हमारी जो है 5वीं यूपी टेट और सुपर टेट का और SSC GD के, तो मैं 5 प्रैक्टिस सेट पहले ही करा चुका हूँ। आज ये 5वीं क्लास फिर से है टेट सुपर टेट SSC GD की, तो मीन्स पूरे प्रैक्टिस सेट मैं 10 करा चुका हूँ और पेपर तक मैं 50 प्रैक्टिस सेट कराऊँगा। मैं देखता हूँ उसके बाहर फिर पेपर आपका जाएगा, मैं देखता हूँ, मैं भी देखता हूँ कि पेपर वालों के पास कितनी कैपेसिटी है। चलें आगे बढ़ें। आइए अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को एक शानदार तरीके से, और नए नए मेथड सीखने के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। हम लोग पर डे कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखेंगे ना। हमारा एक ये चैलेंज है आपके साथ, और आपने इस चैलेंज को स्वीकार किया है कि हम पर डे कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखेंगे, कुछ भी हो जाए नया सीखना ही सीखना है। चलो आओ शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। आइए 8,250 रुपये की एक राशि 5 वर्षों में, 8,250 रुपये की एक राशि है, 5 वर्षों में 2,475 रुपये का साधारण ब्याज देती है। आपके पास कितने रुपए हैं? 8,250 रुपये हैं। आपने इस राशि को बैंक में जमा किया, आपको ब्याज कितना मिल गया? 2,475 रुपये। कितने वर्षों में? 5 वर्षों में। तो आपसे क्या पूछा, वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? कोई बात नहीं, पूछने तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। आइए डिस्कस करते हैं। आपके पास जो प्रिंसिपल है वो कितना है? 8,250 रुपये है। जो धन आपके पास होता है वो मूलधन होता है, मीन्स वो प्रिंसिपल होता है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगाओगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। आपको क्या क्या दे रखा है बस आप उसको पुट करो। आपको प्रिंसिपल दे रखा है, टाइम दे रखा है, ब्याज दे रखा है, 2,475 रुपये। आपको निकालना क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, कोई बात नहीं। ब्याज कितना दे रखा है आपको? 2,475 रुपये हमें ब्याज दे रखा है। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है हमारा? 8,250 रुपये प्रिंसिपल है। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है, समय हमारे पास 5 साल का है, बटे में 100। बात क्लियर है? एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 5 दूनी 10 काट दीजिए, काट दिया। 2 का गुणा इधर कर दीजिए,
2 का गुणा इधर कर रहे हैं, सब लोग सुनते जाएंगे नहीं तो गलत हो जाएगा। 2 का गुणा इधर कर दिए, 2 पंची 10 का 0 हासिल लगेगा 1, 2 सती 14 1 15 का 5 हासिल लगेगा 1, 2 चौको 8 1 9 और 2 दूनी 4। देखिए 2 पंची 10 का 0 हासिल लगेगा 1, 2 सती 14 1 15 का 5 हासिल लगेगा 1, 2 चौको 8 1 9 2 दूना 4 बटे में 825 825 आया। अब प्यारे बच्चों एक बात को समझना, अगर आप मेरी बात को समझ गए तो जीवन में कैलकुलेशन से बच जाओगे ना। जो जीवन में हम लोग कैलकुलेशन करते हैं उससे बच जाएंगे। कैसे? अब समझो, जो हमारे पास ये यूनिट डिजिट है 5 यूनिट डिजिट है, ठीक। ऑप्शन में देखो हमारे पास क्या क्या दे रखा है, ये दे रखा है। हम 5 में किस संख्या से गुणा करें कि हमें क्या मिल जाए? 0 मिल जाए। हम 5 में किस संख्या से गुणा करें कि हमें लास्ट में 0 मिल जाए? तो कौन कौन सी संख्याएं हैं? 8 है और 10 है, 8 है और 10 है। अगर हम इसमें 10 से गुणा करेंगे तो ये 8250 हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकलेगा। अगर हम 8 से गुणा करते हैं, देखते हैं 8 5 40 का 0 हासिल लगेगा 4, 8 दूनी 16, 4 20 8 28 64। मीन्स ये भी ज़्यादा जा रहा है। मीन्स आंसर ना तो 10 हो सकता है और ना ही 8 हो सकता है। अब बचा क्या? सुनते जाना, एक एक पॉइंट पे डिस्कस कर रहा हूँ। हमने कहा हम लास्ट वाली संख्या में ऐसी किस संख्या से मल्टीप्लाई करें कि लास्ट में जो ये 0 है ये मिल जाए। तो 5 में या तो 8 का गुणा करोगे तब 0 मिलेगा, 8 5 40। लेकिन इस 8 का गुणा आगे भी तो होगा, तो 8 28 64 और हमें जाना किसके पास है? 4900 के पास जाना है। अब हमारे पास क्या है? 10। अगर 10 से गुणा करते तो ये 8250 होगा और हमें जाना किसके पास है? 4950 के पास। अब ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकते और पॉइंट में तो बिल्कुल नहीं हो सकता। बचा कौन? 6। तो आपका आंसर कितना आएगा इसको काटने पर? 6% आएगा। 6 पंचे 30 का 0 हासिल लगेगा 3, 6 दूनी 12 3 15 का 5 हासिल लगेगा 1, 6 8 48 1 49 आ जाएगा। 4950 काटने पर 6%। अब आप कह रहे हो सर जी समय लग गया, हम चाहते तो पहले 6 काट देते। ठीक है, देखो दिमाग मेरा देखना, हम इस 6 को उठाते और इस 8 में गुणा करते, 6 8 48, देखते 49 के पास पहुंच गए हैं। 6 8 48, मैं 6 पे टिक लगा देता, मैं समझ जाता यही आंसर बनेगा। लेकिन बट आपको पूरा क्लियरेंस चाहिए था, आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए, इसलिए हम एक एक ऑप्शन से चेक कर रहे थे। और उसके बाद तो आपको सेटिस्फेक्शन इससे भी तो आप तो ऐसे भी काट सकते हो। आप तो इतने महान हो कि आप कहोगे सर जी इतना तो हमारा समय वेस्ट हो रहा है, हम इसमें काट ही डालेंगे। तुम ज़्यादा होशियार हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। देखो मैं जो बताऊं उस बात को समझने का प्रयास करा करो। हम लोग कैलकुलेशन पे काम करते हैं, कैलकुलेशन को बेसिक तरीके से करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं और हमारा प्रयास यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन करके उसके बाद हम उसको आसानी से आपको सॉल्व करा सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, आइए आगे पढ़िएगा सभी लोग, जल्दी से एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन उस लंबवृत्तीय बेलन के बराबर है। अच्छा, आप सोचते हो कि सर जी कितना एंजॉय करके ऑनलाइन बैच पढ़ाते हैं ना। अरे मेरी आदत है यार, मैं अपने हैबिट से कोई सुधर ही नहीं रहा हूँ। चलिए, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जो है उस लंबवृत्तीय बेलन के बराबर है जिसकी ऊंचाई 27 सेंटीमीटर तथा उसके आधार का व्यास 30 सेंटीमीटर है। यदि शंकु की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है तो उसके आधार का व्यास क्या होगा ना। आओ अब बात समझना। 2 लोग हैं, पहला कौन है? एक लंबवृत्तीय शंकु है। चलो एक शंकु बना दो, ये लो, एक लंबवृत्तीय शंकु हो गया। ठीक है, चलो आ जाओ भैया, ये लंबवृत्तीय शंकु हो गया हमारा। अब क्या है? एक लंबवृत्तीय बेलन है हमारे पास। चलो एक बेलन ले लिए, 2 लोग आ गए। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन उस लंबवृत्तीय बेलन के बराबर है। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r स्क्वायर h। ये क्या है? आपस में बराबर है। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन बेलन के आयतन के बराबर है। बात क्लियर है लंबवृत्तीय शंकु और बेलन में? क्लियर। चलो अब क्या कह रहा है? जिसकी ऊंचाई 27 सेंटीमीटर लंबवृत्तीय बेलन के बराबर है, जिसकी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई हमें दे रखा है क्या? h।
h बराबर कितना दे रखा है 27 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके आधार का व्यास, व्यास मीन्स त्रिज्या का 2 गुना, कितना 30 सेंटीमीटर, व्यास 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। आगे बताओ और क्या दिया गया। यदि शंकु की ऊंचाई दे रखा है हमें कितना 25 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई दे रखा है, तो शंकु के आधार का व्यास पूछा, मीन्स हमसे ये पूछा गया है 2r की लंबाई हमसे पूछी गई। बात को समझना, हमेशा व्यास जो होता है वो 2r होता है, ठीक है। व्यास जो होता है वो 2r होता है। चलिए, त्रिज्या सिर्फ r होती है और व्यास जो होता है 2r होता है। डायमीटर त्रिज्या का 2 गुना होता है, r त्रिज्या हमारी जो है r होती है, रेडियस होती है। चलिए, 1/3 पाई से पाई कैंसिल आउट कर दें, कैंसिल आउट कर दो, 1/3 r स्क्वायर, हमें ये निकालना है। शंकु की ऊंचाई कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर, बराबर में इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, जब 2r बराबर 30 है व्यास बराबर, तो त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो आइए 15 गुणे 15 और h कितना हो जाएगा हमारा 27 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो काटो, 5 चहम 25, 5 तें 15, 55 25 5 तें 15, देखिए बिल्कुल सही काटिएगा। 55 25 5 तें 15, फिर 5 तें 15, इस 3 का इधर गुणा हो जाएगा, ये r स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, इस 3 का इधर गुणा होगा तो 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27 और 27 गुणे 27, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट, r बराबर अंडर रूट में 27 गुणे 27, तो 127 बाहर आ जाएगा, मीन्स हमारी त्रिज्या कितनी हो गई 27। बात को समझिएगा। अब आपने क्या निकाला है, शंकु की त्रिज्या निकाल ली, कितना 27 सेंटीमीटर आपने शंकु की त्रिज्या निकाल ली। अब शंकु का आपको क्या बताना है, व्यास बताना है, मीन्स 2r बताना है, 2r बताना है। तो त्रिज्या जब 27 है शंकु की, तो 2r कितना हो जाएगा 27 दूना 54, 27 गुणे 2 54 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या आपकी हो जाएगी 54 सेंटीमीटर। बताइए किसी को कोई परेशानी। भैया फार्मूला याद कर लो सभी लोग, आपसे विनम्र निवेदन है हमारा, हम आपसे निवेदन करते हैं कि सभी लोग जल्द से जल्द फार्मूला याद कर लें, क्योंकि एडवांस मैथ बेस होती है सिर्फ फार्मूले पर। अगर आपको फार्मूले याद हैं तो आपको एडवांस मैथ में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सभी को समझ में आ गया है कैलकुलेशन पूरा, कोई परेशानी, आगे बढ़ा जाए। देखिए एडवांस मैथ शॉर्ट ट्रिक पे नहीं चलती, थोड़ा ये भी ध्यान रखना। आइए चलिए अब देखिए शॉर्ट ट्रिक पे ये चलेगी। 100 वस्तुओं में से 25 वस्तुएं 25% लाभ पर बेची गई तथा शेष वस्तुएं 25% हानि पर बेची गई, ठीक है। हमारे पास 100 वस्तुएं हैं, अगर 25 वस्तुएं 25% के लाभ पर बेची गई तो शेष वस्तुएं कितनी बची 75 वस्तुएं, इनको किस पे बेचा गया 25% की हानि पर। बात समझ गए। तो कुल हानि और लाभ प्रतिशत क्या होगा, कुल हानि प्रतिशत क्या होगा, ये पूछा गया हमसे। समझते चलना प्यारे साथियों। आइए, हमारे पास 2 प्रकार की वस्तुएं हैं, सब लोग समझना। पहले वाले को 25% लाभ पर बेचा गया और दूसरे वाले को 25% हानि पर बेचा गया, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। पहली कितनी वस्तुएं हैं 25 वस्तुएं हैं, दूसरी कितनी वस्तुएं हैं 75 वस्तुएं हैं। इनको काट दो, 25 से करना 25, 25 तेया 75, तो रेशियो बन गए 1:3। हमें टोटल निकालना है, हमें टोटल में क्या परिवर्तन हुआ ये निकालना है। इसका गुणा इसके साथ कर देंगे तो 25 हो जाएगा और इसका गुणा इसके काट कर देंगे तो 25 तेया 75 माइनस का 75 हो जाएगा। बटे में इन दोनों का योग रखते हैं, 3 1 4 हो जाएगा, ठीक है। 25 से 75 घटा दोगे तो माइनस का 50/4 आ जाएगा। 4 से काट दोगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 12.5% की हानि आ जाएगी। बताओ कोई परेशानी है आपको? आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि हमेशा नीचे जो रखते हैं, ये संख्या जो रखते हैं हम, ये हमेशा संख्या रखते हैं, संख्या रखते हैं, नंबर रखते हैं। जैसे विद्यार्थियों की संख्या, यहाँ पे किया गया 100 वस्तुएं तो वस्तुओं की संख्या, ठीक है, याद रखिएगा। नीचे हमेशा संख्या रखी जाती है और ऊपर इसमें होने वाला लाभ और हानि रखा जाता है।
और बीच का जो निकल के आता है ये हमारा टोटल होता है, टोटल में कितना परिवर्तन हुआ, टोटल होता है। ठीक है, तो इसका गुणा इसके साथ करते हैं तो ये 25, ये माइनस में था तो 75 और घटा दोगे तो माइनस का 50, मीन्स हानि होगी। जब भी आंसर आपका माइनस में आएगा तो क्या होगा, हानि होगी। उसके बाद आप इसको 4 से डिवाइड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 12.5%। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान है, कुछ करना ही नहीं है इसमें। 40 मैकेनिक एक बाइक की मरम्मत 56 दिन में कर सकते हैं। तो आपने पढ़ा है M1 D1 बराबर M2 D2, पढ़ा है ना। 40 मैकेनिक मीन्स 40 आदमी एक कार्य को 56 दिन में करते हैं, तो 32 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, D2 दिन में। 8 चौको 32, 8 सते 56, 4 दहा 40 और 10 सते 70। D2 का मान आ गया 70 दिन है ऑप्शन, ये देखिए। चलें आगे बढ़ें, ये तो सबको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई बहुत कठिन नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल का लेवल का है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा 23, 27, 29, 36, 47 तथा x का औसत इतना है तो x का मान क्या होगा। मीन्स 1 2 3 4 5 6 संख्याओं का औसत क्या दिया गया है, 35 दिया गया है। तो जो x है वो संख्या क्या है ये पूछा गया। चलो कोई बात नहीं, आओ 23, 27, 29, 36, 47 x और एवरेज, हमेशा यहाँ एवरेज रखना है। ठीक है, एवरेज। अब एक चीज़ चेक करिएगा कि ये एवरेज से कितना कम है, -12 है। ये एवरेज से कितना कम है, -8 है। ये एवरेज से कितना कम है, -6 है। ये एवरेज से कितना ज़्यादा है, +1 है। ये एवरेज से कितना ज़्यादा है, +12 है। यहाँ पे हमें बताना कि संख्या क्या आएगी, x का मान आएगा वो एवरेज। जैसे कोई भी एवरेज बांट दिया जाए कि एवरेज 35 है, मीन्स सबके पास 35 35 35 35 है। एवरेज के हिसाब से मीन्स सबके पास 35 35 35 होना अनिवार्य है। किसी के पास 35 से ज़्यादा होगा, किसी के पास 35 से कम होगा। लेकिन जब हम एवरेज में कहेंगे कि औसतन 35 रुपये हैं हमारे पास, हम 6 दोस्त हैं, औसतन हम लोग 35 रुपये का जुगाड़ कर सकते हैं। मीन्स किसी के पास 35 से ज़्यादा होंगे और किसी के पास 35 से कम होंगे। लेकिन हम लोग एवरेज जो बताते हैं, मीन्स इतना एवरेज है तो इतना तो हम लोग अरेंज कर सकते हैं। तो जैसे उसने एवरेज 35 कहा है, मीन्स 35 35 35 तो सबके पास हो ही जाएगा। लेकिन किसी के पास ज़्यादा होगा और किसी के पास कम होगा। एवरेज में प्रॉब्लम है तो हमारी एवरेज की क्लास देखिए, 10 वीडियो अपलोड है, आप उनको अच्छे से पढ़ डालिए, एवरेज की समस्या समाप्त हो जाएगी। अब समझना, ये -12 है और ये +12 कट जाएगा। ठीक है, 8 और 6 14, -14 और +1 कैलकुलेट करोगे तो -13 और -13। हमेशा हमें नेट डिविएशन जो है वो 0 बनाना होता है। तो -13 है तो x को हम क्या कह दें, +13 कह दें, तभी तो ये दोनों कैलकुलेट करके 0 बनेगा। तो वो 13 इसमें लाके ऐड कर दो, 5 3 8 3 1 4, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 48। वो संख्या क्या हो जाएगी, 48। बताइए कोई परेशानी है किसी को। नेट डिविएशन हमेशा 0 करना होता है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो ये प्रैक्टिस बैच है। जितने भी नए बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं उनसे हमारा निवेदन है कि वो हमारी पहले की क्लासेस डिजिटल सम से स्टार्ट करें और कंटिन्यू एक एक क्लास पढ़ते आएँ, जिससे कि उन्हें वो चीज़ें समझ में आ जाएँ। ठीक है, नहीं तो आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। एवरेज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए। कह रहा है कि एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है तथा L उसी टैंक को 20 घंटे में भर सकता है। दोनों मिलकर उस टैंक को कितने दिन में भरेंगे, कितने घंटे में भरेंगे। के एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, के एक टैंक को 8 घंटे में, L एक टैंक को 20 घंटे में। दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से, बताओ यार एलसीएम कितना होगा। 160 ले लें, चलो 160, 80 ले लो। एक लोग बोले 80 ले लो, हमने कहा चलो 80 ले लो। हम तो 160 लेने वाले थे लेकिन तुमने बोल दिया इसलिए हमने 80 ले लिया, वरना हम 80 लेते नहीं कसम से। मेरा मन 160 पे ही जा रहा था।
लेकिन तुम्हारी बात रखनी थी, तुमने 80 बोला इसलिए हमने 80 ले लिया। ठीक, तुम्हारी बात रख लिया मैंने। आओ 8 से इसको डिवाइड करो, 8 दहम 80, 20 चौको 80। अब मेरी बात एक समझना सभी लोग, भैया आपके पास टोटल मनी है कितनी? 80। आपके पास टोटल रुपए कितने हैं? 80। जो एलसीएम लोगे वो टोटल आता है, टोटल मनी हमारे पास 80 है। हमें ये 80 रुपए खर्च करने हैं, बहुत ध्यान समझना, हमें ये 80 रुपए खर्च करने हैं, ठीक है। और के एक आदमी है कल्लू, कल्लू जो है वो एक दिन में 10 रुपए खर्च करता है, तो 80 रुपए खर्च करने में कितने दिन ले रहा है? 8 दिन रहा है। बात समझना, कल्लू एक आदमी है जो 10 रुपए खर्च करता है, 80 रुपए खर्च करने में कितने दिन लेगा? 8 दिन, क्योंकि एक दिन में अगर 10 रुपए खर्च करता तो 80 रुपए खर्च करने में 8 दिन लेगा। और एक आदमी लल्लू है, एक कल्लू है और दूसरा लल्लू है। लल्लू क्या करता है? एक दिन में 4 रुपए खर्च करता है, तो 80 रुपए खर्च करने में कितने दिन ले लेगा? 20 रुपए। लल्लू है ना, इसीलिए एक दिन में 4 खर्च कर पा रहा है। कल्लू होता तो ज़्यादा खर्च कर लेता, लल्लू है इसीलिए बेवकूफ़ है, ये एक दिन में 4 ही रुपए खर्च कर पा रहा। ये एक दिन में 4 रुपए खर्च कर पा रहा, तो 20 दिन में कितना खर्च कर डालेगा? 80 रुपए खर्च कर डालेगा। मीन्स अगर लल्लू और कल्लू मिलकर रुपए खर्च करें, लल्लू और कल्लू मिलकर रुपए खर्च करें तो एक दिन में कितना खर्च कर डालेंगे? 10 और 4 14 रुपए। दोनों लोग मिलके अगर खर्च करते हैं तो एक दिन में कितने रुपए खर्च कर डालेंगे? 14 रुपए। खर्च कितने रुपए करना है? 80 रुपए। 80 रुपए को लल्लू और कल्लू को खर्च करना है, ये एक दिन में 14 रुपए खर्च करते हैं। काट दो, 2 चौको 8, 2 सती 14, मीन्स 40/7 दिन लगेगा। ये देखो आंसर आ गया, 40/7 घंटे। समझ गए? हमेशा इसको पैसा बना लो। वर्क एंड टाइम की क्लास अगर आपको लगती हो कि हमारी क्लास आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगी तो आप कमेंट करके बताना, हम लल्लू और कल्लू को पढ़ा देंगे, ठीक है। बहुत ही बिल्कुल मनी मान के, पैसा खर्च करना सबसे आसान है। हमसे काम करवा लो, हम थक जाएंगे, लेकिन पैसा खर्च करवा लो, जी भर के खर्च करेंगे, जितना होगा उतना खर्च करेंगे। लेकिन अगर कह दिया गया घर में कि काम करो भैया, तब तो फिर बाबू के ऊपर पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन अगर बाबू से कह दो पैसे खर्च करो, तो बाबू पैसे बहुत आराम से खर्च करेंगे, फिर कोई काम नहीं, फिर उसको टेंशन नहीं है ना। तो पैसा खर्च करना आसान है, इसलिए कभी हम इसको कार्य नहीं बनाएंगे, हमेशा पैसा बनाएंगे। जो करना आसान है वही काम करेंगे, क्यों हम फर्जी के काम करें। चलो समझ गए सभी लोग? आ गया आंसर 40/7 घंटे। मीन्स दोनों लोग मिलके उसी टैंक को कितने घंटे में भर लेंगे? 40/7 घंटे में भर लेंगे। आओ, बहुत ही अच्छा प्रश्न फिर से आपके सामने है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। कह रहा है पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 960 रुपये है तथा दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 960 रुपये। वाह, पहली वस्तु का एसपी जो है वो 960 रुपये है और दूसरी वस्तु का जो सीपी है वो 960 रुपये। वेरी गुड, वाह, क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो कैसे रोटेट कर दिया। मीन्स कह रहा है एक वस्तु को 960 रुपये में बेचा जाता है और दूसरी वस्तु को 960 रुपये में खरीदा जाता है ना, यही तो कह रहा है। लाइट तो फुल है यार, फिर भी क्या प्रॉब्लम कर रहे हो। चलिए, यदि पहली वस्तु पर 20% लाभ होता है, पहली वस्तु को जब 960 रुपये में बेचा गया तो 20% का लाभ होता है। यहाँ से होता है SP = CP 100 ± X/100, ठीक है। यहाँ से CP निकाल लो, इस वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लो। SP कितना है? 960 रुपये है। CP निकालना है, 20% का लाभ होता है। पहली वस्तु पर 20% का लाभ, पहली वस्तु यही तो है और ये दूसरी वस्तु है। कह रहा है ना पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 960 रुपये है, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 960 रुपये है। पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया, इस वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा। जब भी लाभ होगा तो जोड़ेंगे, तो 100 में 20 जोड़ दो, 120/100। 1 0 से 1 0 काट दो, 12 8 96 काट दो, 10 से गुणा इधर कर दो, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 800 रुपये। मीन्स उस वस्तु को आपने कितने रुपए में खरीदा था? 800 रुपये में खरीदा था और बेचा कितने रुपए में? 960 रुपये में। समझते चलना, आपने एक वस्तु खरीदा है 800 रुपये में, बेचा है 960 रुपये में, प्रॉफिट कितने रुपए का कमा लिया? 160 रुपये का।
160 रुपये का लाभ हुआ। अब आओ, इस वस्तु की कीमत 960 रुपये में खरीदा है और बेचा कितने रुपए पे? 20% हानि पर बेचा है। तो इसका एसपी निकाल लो। एसपी इक्वल टू 960 गुणे 80, क्योंकि हानि हुई तो 100 से घटा देंगे। जब लाभ होगा तो 100 में जोड़ेंगे, जितने परसेंट का लाभ होगा उसको 100 में जोड़ते हैं। जैसे 20% का लाभ हुआ तो 120%, 40% का लाभ हुआ तो 140%, हानि होता तो 100 में घटाते हैं। 20% की हानि मतलब 100 से 20 घटा दो 80%, 30% की हानि में 100 में से 30 घटा दो 70%। तो इस बार 20% की हानि हो रही, 100 से 20 घटा दो 80% बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 8 छंग 48 का 8 हाथ से लगा 4, 8 9 72 4 76। मीन्स उस वस्तु को आपने 768 रुपये में बेचा है। उस वस्तु की खरीद कितने रुपए थी? 960 रुपये में। बेचा कितने में? 768 रुपये में। तो आपको क्या हुआ? लॉस हुआ ना, लॉस हुआ। कितने रुपए का लॉस हुआ? 768, 2 70 32, 800 और 32 1 60 92 मीन्स 192। अब जोड़ लेना तुम भैया। जब 960 से 768 घटाओगे तो 192 रुपये का हानि आएगी। बात को सुनते जाना। उस वस्तु की कीमत 960 रुपये थी, आपने उसको 20% की हानि पर बेचा। कितने रुपए में बेच दिया? 768 रुपये में बेच दिया। 960 रुपये की खरीदे हो, 768 रुपये के बेचे हो, तो आपको हानि ही तो होगी, हानि तो होगी। कितने रुपए की हानि हो रही? लॉस कितने रुपए का हो रहा है? 192 रुपये की हानि हो रही। तो कुल हानि क्या होगी? कुल हानि कितने रुपए की हुई? यहाँ पे 160 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ पे 192 रुपये की हानि हो रही। तो आपको क्या मिला? आपने एक वस्तु पर 192 रुपये की हानि कमाया, एक वस्तु पर 160 रुपये का लाभ कमाया। तो टोटल तो आपको हानि ही हुई कितने रुपए की? 32 रुपये की। एक वस्तु आपने खरीदी थी जिस पे आपने 160 रुपये लाभ पर बेचा, फिर एक और वस्तु खरीदी थी जिसको आप 192 रुपये की हानि पर बेचे। तो टोटल आपको क्या हो रहा है? हानि तो हो रही है। एक पे 160 रुपये का लाभ कमाया, दूसरे को 192 रुपये की हानि पर बेच दिया। तो टोटल आपको 32 रुपये की हानि हुई और यही आपसे पूछा है। बताइए कोई परेशानी किसी को? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है ये वाला। चलिए आगे बढ़ें। चलिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। चलिए ये समझिए, 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की दो दूरियों को क्रमशः 1 घंटे तथा 5 घंटे में तय किया जाता है। संपूर्ण यात्रा की औसत गति क्या है? एवरेज स्पीड इक्वल टू कुल दूरी बटे में कुल समय, एवरेज स्पीड। तो कुल दूरी कितनी आप तय करते हो? 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर की दो दूरियां आप तय करते हो। कुल समय क्या लेते हो? 1 घंटा और 5 घंटा। तो 30 बटे 6 बराबर 6 पंचे 30 मीन्स 5 किलोमीटर पर आवर। देखिए बहुत आसान था। देखिए अगला क्वेश्चन आसान आ गया। जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चंस कठिन ही हो पेपर के, 2-4 क्वेश्चंस अच्छे होते हैं और 10-15 क्वेश्चन आसान होते हैं। देखिए कितना आसान है। एवरेज स्पीड जब भी निकालनी हो तो कुल दूरी बटे कुल समय लगाते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए, एक मोटरसाइकिल 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही तथा उसकी गति प्रत्येक घंटे के अंत में 7 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है और आपको 225 किलोमीटर की दूरी को तय करने में वह कितना समय लेगी? आपको दूरी कितना तय करना है? 225 किलोमीटर की दूरी आपको तय करना है। आप पहले 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हो और 1 घंटे चलने के बाद आपकी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, 32 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। फिर आप 1 घंटे चलते हो, फिर आपकी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, आपकी चाल 39 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। फिर आप 1 घंटा चलते हो, फिर आपकी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, बढ़ जाती है। अब आपकी चाल 46 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। फिर आपकी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है। अब आपकी चाल हो जाती है 46 4 50 53 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। फिर आपकी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है। अब आपकी चाल हो जाती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बताइए कोई परेशानी? टोटल कितनी डिस्टेंस चलनी है? कितनी डिस्टेंस करनी है? 225 किलोमीटर। और जोड़ लेते हैं, जल्दी जोड़ना। 25 ये 25 20 30 20 50 50 30 80 80 40 120 120 50 170 170 230।
तो पीछे वाली जोड़ लो, 6 3 9, 9 9 18, 18 2 20, 20 5 25। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 255 किलोमीटर आपने कवर किया। कितने घंटे लगे? तो पहले आप 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, टोटल 6 घंटे का समय लगा। पहले आप 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चाल से चलते हो, 1 घंटे आप चलते हो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। जैसे ही 1 घंटा कंप्लीट होता है, आप अपनी चाल को 7 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देते हो और आपकी चाल हो जाती है 32 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर जैसे ही आप 1 घंटा 32 किलोमीटर की स्पीड से चलते हो, फिर अगले घंटे में आप अपनी चाल को कर देते हो 39 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर अगले घंटे आप अपनी चाल को कर देते हो 46 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टोटल कितना समय लगेगा? 6 घंटे का समय लगेगा। चलिए आइए, निम्नलिखित दिए गए आंकड़ों का बहुलक क्या होगा? बहुलक यो होता है जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो। तो आप इसको कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत आसान प्रश्न है, सभी लोग देख लें जल्दी से, बताएं इसका आंसर क्या आएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन आया है, देख लेते हैं। बहुत सारे प्रश्न आज आपको सॉल्व कराने हैं। आज हम पूरे मूड में हैं, कोशिश यही करेंगे कि कम से कम 25-30 प्रश्न आपको सॉल्व करा दिए जाए ना। लेकिन आप मन बना के चलेंगे तभी, वरना हो नहीं पाएगा हमसे। अगर आपका मन उब गया तो मुझसे नहीं हो पाएगा। चलिए समझिएगा। कह रहा है क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये भी वाला सब लोग समझना। कह रहा 10,500 रुपये की राशि, मीन्स प्रिंसिपल जो है वो कितना है? 10,500 रुपये की राशि है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से समय 2 वर्षों में, 2 ईयर बीत जाते हैं, 2 वर्षों में 17,745 रुपये हो जाती है। मीन्स ये हमारा अमाउंट है। यदि ब्याज का संयोजन वार्षिक किया जाए तो ब्याज की दर क्या होगी? ब्याज की दर क्या होगी यही पूछा है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं भैया। लॉन्ग मेथड मैं नहीं बताऊंगा, मैं शॉर्ट बताऊंगा। ठीक, अमाउंट बटे प्रिंसिपल का रेशियो बना लो। अमाउंट कितना है? 17,745 बटे 10,500। ठीक है, चलो कैलकुलेट करो। 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 एक 5, फिर 5 से काटो इसको, 5 3 15, 2 हासिल जाएगा 27, 50 25, 2 हासिल जाएगा 5 चौको 20, 5 9 45। 3 से काट दें, 3 सते 21, 3 से काटो, 3 एक 3, फिर 3 एक 3, 2 जाएगा 3 8 24, 3 त्रिका 9। 7 से काट दें, 7 एक 7, 7 एक 7, 4 बचेगा ना, 4 जाएगा, 7 छंग 42, 7 छंग 42, 7 9 63। काट के देखिएगा, 7 एक 7 तो 4 बचेगा 48 होगा, 7 छंग 42 तो 6 बचेगा 63 हो जाएगा, 7 9 63। मीन्स जो आपका रेशियो बन रहा है अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल का बन रहा है वो 169 बटे 10 का बन रहा है। अब ये कितने वर्ष की बात कर रहा है? 2 वर्ष की बात। तो इसको आप स्क्वायर बना दो। एक इसका स्क्वायर है 13 बटे 10 का स्क्वायर है। ठीक है, आपके पास 10 रुपए थे, आपको 13 रुपए मिल रहे हैं। प्रिंसिपल और अमाउंट का मतलब यही होता है, जब प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ दिया जाता है तो अमाउंट बनता है। आपके पास 10 रुपए थे, आपको 13 रुपए मिल रहे हैं। कितने रुपए ब्याज मिल रहा है? 3 रुपए। 10 रुपए आपने बैंक में जमा किया, आपको 13 रुपए मिल रहा है, तो ब्याज कितने रुपए मिल रहा है? 3 रुपए। 3 गुणे 100 बटे में प्रिंसिपल 10, 10 दहम 100, 30 दहम 30। मीन्स जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है? 30%। अभी हमने आपको चक्रवृद्धि ब्याज भी नहीं पढ़ाया है। अगर आपको लग रहा है कि मेरे कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर होंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम आपको फिर चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा देंगे। ठीक है, मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा मेथड होगा क्वेश्चन को आसानी से करने के लिए। जितने वर्ष की बात करेगा उतने ही वर्ष का यहाँ पे स्क्वायर बनेगा, जितने वर्ष की बात करेगा उतने वर्ष का ही यहाँ पे क्यूब बनेगा, और अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल का रेशियो बनेगा। जब प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ दिया जाता है तो अमाउंट की प्राप्ति होती है। अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस कर दोगे तो ब्याज आपको मिल जाएगा। 13 रुपए से 10 रुपए माइनस कर दिया, 3 रुपए ब्याज आ गया। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, बटे में प्रिंसिपल को रखते हैं। बात क्लियर है? चलो, बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाए होंगे, क्योंकि जो बच्चे अगर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पढ़े हैं उनको बेटा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, तभी समझ में आएगा। ठीक है, और जितने बच्चे हल्का फुल्का भी पढ़े हैं उनके समझ में आ गया होगा। चलिए आइए, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, औसत की बात कर रहा है। 30 कर्मचारियों और 5 प्रबंधकों का औसत मासिक वेतन इतने रुपए है।
18,000 वेतन वाले एक प्रबंधक को एक नए प्रबंधक द्वारा बदल दिया गया। ये अब औसत मासिक वेतन 78,500 रुपये हो जाता है, तो नए प्रबंधक का मासिक वेतन क्या है? चलो ठीक है, 30 कर्मचारी हैं और 5 प्रबंधक हैं। टोटल का जो औसत मासिक वेतन है वो कितना है? 80,000 रुपये। ठीक, इसमें से क्या होता है, एक प्रबंधक को बदला जाता है, उसकी जगह पे एक नया प्रबंधक आता है, जिसके वजह से औसत मासिक वेतन कितना हो जाता है? 78,500। तो औसत मासिक वेतन में कमी कितनी आ जाती है? 2,500 की। मीन्स औसत मासिक वेतन में जो कमी आ गई है वो 2,500 की कमी आ गई है। ठीक है, एक 18,000 जिसका वेतन था इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, एक ऐसा आदमी बाहर किया जाता है। बात को समझते चलना प्यारे बच्चों, अगर समझ गए तो आप क्वेश्चन से लगा ले जाओगे, नहीं समझ पाए तो क्वेश्चन से नहीं लगा पाओगे। अब समझना, एक ऐसे प्रबंधक को बाहर किया जाता है जिसका वेतन 1,80,000 रुपये था, उस प्रबंधक को बाहर कर दिया जाता है, उसके जगह पे एक नया प्रबंधक लाया जाता है। और जब प्रबंधक लाया जाता है तो पहले जो आपका औसत मासिक वेतन था 80,000, वो घट के हो जाता है 78,500। मीन्स औसत मासिक वेतन में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। और जब औसत मासिक वेतन में कमी आएगी तो मीन्स जो प्रबंधक आया है उसका वेतन क्या हो गया है? कम कर दिया गया। औसत मासिक वेतन में कमी कितनी हो गई? 2,500 की। और 2,500 की कमी हुई तो ये कितने लोगों में हुई है? 35 लोगों में। 30 कर्मचारी और 5 लोग, ये 35 लोगों में अगर 2,500 की कमी हुई है तो टोटल कमी कितनी हुई? 2 जीरो है, 2 जीरो लगा लो। 25 पंचे 125 का 5 हासिल लगेगा 12, 25 × 75 और 12 87। टोटल कमी हो गई 87,500 की। तो इससे आप 87,500 माइनस कर दो, 87,500 माइनस कर दो। 0 0 एक हासिल जाएगा, 10 से जाएगा 5, एक हासिल गया 9 से 7 जाएगा 2, एक हासिल गया तो 7, 17 से 8 जाएगा 9। तो मेरा तो आंसर आ रहा है 92,500। कैलकुलेशन चेक कर लें भैया कि बिल्कुल सही किया गया है, कोई परेशानी तो नहीं हुई है। कुछ गलती हुई तभी आंसर नहीं आया है। क्योंकि क्या पूछा है आपसे? 1 मिनट। लॉन्ग मेथड से तो ये तुरंत लग जाएगा, लेकिन लॉन्ग मेथड से मैं लगाना नहीं चाहता हूँ। वाले एक प्रबंधक को एक नए प्रबंधक द्वारा बदल दिया गया, अब औसत मासिक वेतन इतने रुपए हो जाता है, तो नए प्रबंधक का मासिक वेतन कितने रुपए हो जाएगा? नए प्रबंधक का मासिक वेतन कितने रुपए हो जाएगा? तो 30 और 5 25 × 25, 25 पंचे 125, 125 का मतलब 5 हासिल जाएगा 12, 25 × 75 और 12 87। मीन्स टोटल कमी हो रही 87,500 की। अगर इससे 80,000, चलो अच्छा एक बार रुको, लॉन्ग मेथड से चेक कर लेते हैं क्या क्या आंसर आएगा। लॉन्ग मेथड से मैं लगाना नहीं चाह रहा हूँ, फिर भी चेक कर लेते हैं। सॉल्व मेथड से कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। 35 लोग हैं, 35 लोगों का औसत मासिक वेतन 80,000 है। मीन्स टोटल वेतन कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, 8 5 40 का 0 हासिल लगा 4, 8 3 24 और 4 28। जब भी नंबर में एवरेज का मल्टीप्लाई करोगे हमेशा आपको टोटल मिलेगा। ठीक है, फिर क्या है? अब क्या हुआ? 18,000 वेतन वाले एक प्रबंधक को एक नए प्रबंधक द्वारा बदल दिया जाता है, तो औसत मासिक वेतन कितना हो जाता है? इतना हो जाता है। बदला जाता है 35 लोगों, तो औसत मासिक वेतन हो जाता है 78,500। लेकिन मैं नहीं लगाऊंगा भैया, नहीं लगाऊंगा। इतना बड़ा कैलकुलेशन कोई नहीं कर सकता पेपर में, इतना बड़ा कैलकुलेशन कोई नहीं कर सकता। मैं क्या, तुम भी नहीं कर सकते ना। इतना कैलकुलेशन करना होगा पेपर में तो मैं बिल्कुल क्वेश्चन छोड़ के चलाऊंगा, लेकिन लगाऊंगा नहीं। देखिए मैं एक बार फिर से समझता हूँ, शायद लैंग्वेज कुछ हमें नहीं समझ में आ रही। 30 कर्मचारियों और 5 प्रबंधकों का औसत मासिक वेतन इतने रुपए है। 1,80,000 वेतन वाले एक प्रबंधक को एक नए प्रबंधक द्वारा बदल दिया जाता है। ये अब औसत मासिक वेतन इतने रुपए हो जाता है, तो नए प्रबंधक का मासिक वेतन कितने रुपए है? 1 मिनट, 80,000 से हम इसको घटा के भी देख लेते हैं। 78,500 को 0 0 10 से 5 जाएगा 5, 9 से ओफो आ गया आंसर। हमने जो सबसे बड़ी गलती की वही नहीं चेक की, आ गया। चलो
कभी कभी हो जाता भैया, 30 कर्मचारी हैं और 5 प्रबंधक हैं, इनका जो औसत मासिक वेतन है कितना है, 80,000 है। जब एक प्रबंधक को बदला जाता है तो औसत मासिक वेतन कितना हो जाता है, 78,500 हो जाता है। कमी कितने की हुई, 1500 की कमी हो गई। तो जब 1500 की कमी है, बात को समझिएगा, एक कोई कंपनी है, वहाँ पे 30 कर्मचारी हैं और 5 प्रबंधक हैं जो काम करते हैं, उनको औसत मासिक वेतन के रूप में 80,000 रुपये मिलते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, एक जो प्रबंधक है जिसकी सैलरी 1,80,000 रुपये है, उसको निकाल दिया जाता है, उसके जगह पे एक नया प्रबंधक लाया जाता है, जिसकी वजह से औसत मासिक वेतन में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। मीन्स जो जब आदमी आया है उसकी सैलरी क्या है, 1,80,000 से कम है, तभी एवरेज में गिरावट आई है। अगर एवरेज बढ़ता तो मीन्स जो प्रबंधक आया है उसकी सैलरी क्या हुई है, बढ़ाई गई है। लेकिन एवरेज घटा है तो इसका मतलब जो प्रबंधक आया उसका सैलरी कम कर दी गई। कितनी कम की गई, ये बताना है कि जो नया प्रबंधक आया है उसका वेतन क्या है। पुराना प्रबंधक की सैलरी थी 1,80,000 रुपये, एक लोगों पे 1500 रुपये की कमी आ रही। टोटल कितने लोग हैं, 35 लोग हैं। 35 लोगों पे कितनी कमी आएगी, जो 0 15 25 75 का 5 80 लगा 7, 15 × 45 7 52, 52,500 रुपये कमी आएगी। इसको घटा दो, 52,500 घटा दो इसको। अब 2 जीरो है, 2 जीरो लगा दो, 10 से 5 जाएगा 5, 9 से 2 जाएगा 7, 1 हासिल गया, 7 से 5 जाएगा 2, ये आ जाएगा 12। ये देखो आ गया। कैलकुलेशन गलत था, वरना आंसर गलत नहीं आ सकता था भैया। ये बात आप अगर समझ गए तो आप बड़े बड़े कैलकुलेशन से बच जाओगे। अगर आपको कैलकुलेशन से बचना तो मेरी बातों को समझना है। क्या आप समझना, फिर से एक बार रुकिए, 1 मिनट पानी पी लो, फिर समझाता हूँ आपको। समझना, एक कोई कर्मचारी है, एक कोई कंपनी है जहाँ पे 30 कर्मचारी प्लस 5 प्रबंधक काम करते हैं और उनका जो औसत मासिक वेतन है वो 80,000 रुपये है, ठीक है। फिर होता क्या है, एक वेतन है जिसका 1,80,000, एक प्रबंधक है जिसका वेतन 1,80,000 है, उसको कंपनी के द्वारा निकाल दिया जाता है। कंपनी एक दूसरे प्रबंधक को नियुक्त करता है, नियुक्त करने के बाद जो औसत मासिक वेतन है वो घट जाता है, कितना आ जाता है, 78,500 रुपये। मीन्स जो प्रबंधक अब आया है उसकी सैलरी क्या है, कम है, तभी आपका ये औसत मासिक वेतन क्या हो गया है, घट गया। जब सैलरी कम हुई तभी वेतन घटेगा, सैलरी बढ़ी होती तो औसत मासिक वेतन बढ़ जाता। सैलरी कम हुई तो हमने निकाला कि कमी कितने की आई है, औसत में जो कमी आई है 1500 की। मीन्स औसत में कमी आने का मतलब है कि सबके वेतन में 1500 रुपये की कमी आई। तो टोटल कितने लोग थे, 30 और 5 35 लोग थे। अगर सबके में 1500 रुपये की कमी आई तो टोटल कमी कितनी हो गई, 52,500 रुपये की। मीन्स जो कर्मचारी निकाला गया था उसका वेतन था 1,80,000 और कमी हो गई कितने की, 52,500 की। तो उसका अब वेतन कितना है जो नया वाला कर्मचारी है, 1,27,500 रुपये। इसके पहले हम कैलकुलेशन गलत कर रहे थे इसलिए आंसर नहीं आ रहा था। चलो आइए, 2 त्रिभुजों के, सब लोग समझते चलना भैया, सर दर्द होने लगा। 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ये है और उनके आधार का अनुपात ये है, उनकी ऊंचाई में अनुपात बताइए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज का क्षेत्रफल, 2 त्रिभुज हैं, एक को फर्स्ट कर दो, एक को सेकंड कर दो, ठीक है। 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट, समझते चलिएगा सभी लोग, ठीक। अब क्या क्या दिया गया है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया कितना, 1:2। उनके क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया 1:2। ये 1/2 से 1/2 काट दो। उनके आधार मीन्स बेस का अनुपात दिया गया 3/2। उनकी ऊंचाई का अनुपात बताना मीन्स h1/h2 बताना है, ठीक है। 2 त्रिभुज है तो एक की h1, एक की h2, एक की b1, एक की b2। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 इसके नीचे आ जाएगा तो 1/3 इक्वल टू h1/h2 हो जाएगा। मीन्स जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, 1:3 का रेशियो बनेगा। तो उनकी ऊंचाई में क्या संबंध आएगा, 1:3 का संबंध आएगा। बात क्लियर है सभी लोगों को। चलें आगे बढ़ा जाए। बताए किसी को कोई परेशानी तो नहीं भैया,
बाबू कोई परेशानी है आपको, कहीं पर कुछ ना समझ में आ रहा तो बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो जल्द से जल्द हम लोग आगे की ओर भ्रमण करते हैं, क्योंकि हमें आगे बढ़ना ही उचित है। चलिए, कमेंट पे कमेंट करते रहो सभी लोग लगातार, ना कमेंट आते हैं ना लाइक होता है, बस पढ़ते रहो हमसे। हमने तुमसे फीस मांगी है क्या? जब नहीं मांगा तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो जितना हो सके आपसे। बस एक ही चीज़ मांगते हैं आपसे, शेयर, लाइक, कमेंट, ना इसके ज़्यादा कुछ नहीं मांगते। चलो, ये क्वेश्चन आप लगा लोगे, हमें उम्मीद है। 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के सिक्के ये हैं, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के ये अनुपात में है, तो इनका क्या थैले में कितने सिक्के हैं? ठीक है, ये 8x और ये 1x और ये 5x। 1 रुपये का तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 रुपये का तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 रुपये का तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 8x प्लस 2x प्लस 25x, 25 2 27 8 35 840, ठीक है, 840 टोटल, 840, 25 2 27 और 8 35, x की वैल्यू है 840, ठीक है। ये हो जाएगा, सॉरी 840, 7 पचे 35, 7 का नाम 7, 7 दूनी 14, फिर 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, x की वैल्यू आ गई 24। तो पूछ रहा है थैले में 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? तो 8:1:5 था। ये 1 रुपए के सिक्के थे 8x, ये 2 रुपए के सिक्के थे x, ये थे 5x। x का मान कितना आया? 24, तो 24 गुणे 5 और 24 पंचे 120। तो 5 रुपए के जो सिक्के हैं वो कितने हैं? 120 हैं। बताइए, कोई परेशानी किसी को? हमने सबका रेशियो दिया था 8:1:5, इसको कह दिया 8x, इसको कह दिया 1x, इसको कह दिया 5x। 1 रुपए का गुणा कर दिया इसमें, 8x वाले 1 रुपए के सिक्के हैं, x वाले 2 रुपए के सिक्के हैं और 5x वाले 5 रुपए के सिक्के, सबका मल्टीप्लाई कर दिया और टोटल रुपए दिए गए थे 840। यहाँ से x का मान निकाल दिया और आंसर रख दिया 120। बताइए, कोई परेशानी? भैया ये जो है प्रैक्टिस बैच प्लस रिवीजन बैच है। जितने बच्चे क्लास नहीं ज्वाइन किए, पहले उन्हें फुल क्लास पढ़नी है, वो कहीं भी पढ़ते हों, ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो पहले ये क्लासेस पढ़ लेंगे तभी उनको ये सब समझ में आएगा। इतनी आसानी से नहीं समझ में आएगा कि आप सोचो कोई जादू नहीं चल रहा है, थोड़ा तो मेहनत करनी होगी। अगर आपने कभी नहीं पढ़ा तो प्रैक्टिस बैच आपके लिए नहीं है। जितने बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं ऑफलाइन, वो सब पढ़ते रहेंगे, उनको कोई समस्या नहीं होगी, हम उनके लिए हैं, ठीक। जितने बच्चे हमसे नहीं पढ़ते हैं, उन बच्चों से निवेदन है कि बेटा आप जहाँ भी पढ़ते हो, ऑनलाइन पढ़ते हो या ऑफलाइन पढ़ते हो, सबसे पहले आप रेशियो और प्रोपोर्शनल की क्लास देख लो, ठीक है, तब हमारे साथ प्रैक्टिस करो, ज़्यादा मज़ा आएगा, तब ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए, 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य तथा महत्तम समापवर्त्य, ये उनका योग इतना है, तो उन 2 संख्याओं का अंतर क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड। 2 संख्याओं हमने आपको पढ़ाया है, सभी बच्चे हमारे जितने भी प्रिय विद्यार्थी हैं सबको ये बात याद आ गई होगी। हमने आपको 50 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करा डाले ना। हमने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, पढ़ाया ना। ताइए, एलसीएम कितना दिया गया भैया? 30, एचसीएफ कितना दिया गया? 5, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। और क्या पढ़ाया फिर आपको? कहा कि 2 नंबर आपको निकालने होते हैं और दोनों नंबर में जो मासा होता है वो क्या होता है? कॉमन। तो इसका फैक्टर कर दो, 6 पंचे 30 गुणे 5। मासा जो कॉमन होता तो 1 5 इसको दे दो, 1 5 इसको दे दो। अब बचा क्या? 6 का फैक्टर कर दो, 3 दूनी 6, 1 3 इसको दे दो, 1 2 इसको दे दो, तो संख्या हो गई 15 और 5 दूनी 10। देखो संख्या का योग कह रहा 25, 15 और 10 25। उनका अंतर क्या होगा? 15 और 10 का अंतर क्या हो जाएगा? 5। हमारे विद्यार्थी जो ऑफलाइन बैचेस के हैं वो बिल्कुल अच्छे से समझ रहे होंगे। हमने उनको कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे आसानी से सॉल्व करने का तरीका बताया ना। आपको इसमें ध्यान रखना है ये वाला फार्मूला, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये याद रखना है। वहाँ से हमें 2 नंबर निकालना है और दोनों नंबर में एक बात को ध्यान रखना है, जो कॉमन है मासा,
जो कॉमन होता है वो मासा होता है। जैसे उसने कह दिया मासा 5 है, मासा 5 है तो 5 के अलावा संख्याओं में कुछ कॉमन नहीं बचना चाहिए, 5 के अलावा कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, हमें ऐसा फैक्टर करना है। तो हमने दोनों को 1 1 5 दे दिया, फिर 6 बचा, इसका फैक्टर कर दिया 3 गुणे 2, 3 दूनी 6, तो तीनों 25 15 और 5 दूनी 10, दोनों का योग जो है वो 25 है। देखो 15 और 10 25, दोनों का अंतर पूछा है, क्या आ जाएगा 5। आइए कह रहा है यदि x y से 80% अधिक है, x जो है वो y से क्या है 80% ज़्यादा है, तो ये 100 है तो ये कितना है 180 है। तो x y से कितना प्रतिशत कम है, तो x जो है y से कितना प्रतिशत, x y से 80% अधिक है, तो y, अब आगे समझिएगा, लैंग्वेज समझ उल्टी हो गई, तो y x से कितना प्रतिशत कम है, तो y जो है वो x से कितना प्रतिशत कम है, पहले कितना कम है, देखो 80 कम है, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं, जिसके साथ का या सा लगा होता है उसकी वैल्यू को अपॉन में रखते हैं, 0 0 कट जाएगा, 2 चौको 8, 2 9 18, ये हो जाएगा 400/9, 9 से काट दो, 9 चौको 36, फिर 4 जाएगा, 9 चौको 36, 44.44% कम है। बात समझ गए? बताइए कोई परेशानी किसी को? क्या कहा, यदि x y से 80% अधिक है, यदि x का मान जो है वो y से 80% ज़्यादा है, तो एक को 100 कर दो, दूसरे को 80% ज़्यादा कर दो, y से 80% ज़्यादा है कौन x, तो y को 100 कर दो, उससे 80% ज़्यादा कर दो, x कितना हो जाएगा 180। आगे क्या कह रहा है, y x से कितना कम है, y जो है वो x से कितना प्रतिशत कम है, तो सबसे पहले देखो x 180, y कितना है 100, तो सबसे पहले निकालो कितना कम है, कितना कम है 80। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हो 100 से गुणा, बटे में किसको रखते हैं, सबसे बड़ी बात ये होती है कि भाग में कौन जाएगा, जिसके साथ का या सा लगा होता है उसकी वैल्यू बटे में जाती है, और उससे डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 44.44%। बहुत थक गए, लगातार बोलते बोलते तुम लोग पढ़ते तो एक हो नहीं, एक एक पॉइंट समझाना पड़ता है। सभी को समझ में आ रहा है अब तो, ऐसा तो नहीं ऊपर से चल रहा है, पूरी मेहनत से समझा रहे, पूरी मेहनत से पढ़ाई करो, हमें पूरी मेहनत का रिजल्ट चाहिए आपका, ठीक है। कह रहा PQR 7:4:9 के अनुपात में राशि का निवेश करते हैं, यदि वर्ष के अंत में कुल इतने रुपए का लाभ होता है तो P तथा Q का रेशियो अनुपात का अंतर कुल हिस्सा क्या है, ठीक है। 7:4:9 के अनुपात में कौन करता है, P/Q/R निवेश करते हैं। कुल लाभ कितना होता है 6680 रुपये होता है। आपको पता है जिसका निकालना होता है उससे गुणा करते हैं, रेशियो का मेथड होता है। हमें P तथा Q की कुल राशि निकालनी है, तो P कितना है 7 है और Q कितना है, P तथा Q ना, सॉरी ओहो, P तथा Q की कुल राशि निकालनी, तो P और Q कितना है, दोनों का निकालना, तो दोनों को जोड़ दो, बटे में सबके योग से भाग करते हैं, 7 4 11 11 9 20, 0 0 कट जाए, 2 3 6 2 3 6 2 चौको 8, 334 गुणे 7 4 11, 11 चौको 44 का 4 हाथ से लगेगा 4, 11 3 33, 4 37 का 7 हाथ से लगेगा 3, 11 3 33 3 66 में 11 चौको 44 का 4 हाथ से लगेगा 4, 11 3 33 और 4 37 का 7 हाथ से लगेगा 3, 11 3 33 और 3 66 से कुछ आ रहा, इसमें आंसर ही नहीं बन रहा, कुछ गलत निकाल देगा। PQR का जो रेशियो है वो 7:4:9 के अनुपात में है, राशि निवेश की जाती है। यदि वर्ष के अंत में कुल 6680 रुपये का लाभ कमाते हैं तो P तथा Q का कुल मिलाकर हिस्सा क्या होगा। अच्छा ये अलग है, P तथा Q, तो P का हिस्सा जो होगा वो 7 होगा और Q का हिस्सा जो होगा वो 4 होगा, दोनों का मिला के हिस्सा बताना, तो 7 4 11 बटे में टोटल 7 4 11 और 9 20, 20 से डिवाइड कर देंगे तो 2 3 6 2 3 6 2 चौको 8, 7 4 11 8 तो सही रहा है। अलग अलग निकालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती भैया, दोनों एक ही जैसे निकाल सकते हो। चलो तुम्हारी बात है तो ये भी देख लेते हैं, लेकिन आंसर यही आएगा, हम जानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। 6680 रुपये है,
पी का निकालना है, जिससे निकालना होता है उससे गुणा करते हैं, टोटल के योग से डिवाइड करते हैं, 7 4 11 9 20 से। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 3 6 2 3 6 2 चौको 8। देखो 7 चौको 28 का 8, हाथ से लगेगा 2, 7 चौको 28 का 8, हाथ से लगेगा 2, 7 21 21 2 23 का 3, हाथ से लगेगा तो 7 21 2 23 2348। क्यों का निकालना है तो 6680 गुणे 4 बटे में 20 काट दोगे तो आएगा 334। 4 चौको 16 का 6, हाथ से लगेगा 1, 4 3 12 1 13 का 3, हाथ से लगा 1, 4 3 12 1 13 जोड़ दो, 8 6 14 4, हाथ से लगा 1, 3 3 6 1 7 3 3 6 2 1 3 3674। ऐसा कैसे हो सकता है भाई साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? जय श्री राम, जय श्री राम। बताया जाए, देखिए कह रहा पी क्यू आर क्रमशः 7:4:9 के अनुपात में राशि निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में वे कुल 6680 रुपये का लाभ कमाते हैं। कोई एक धनराशि है जो पी क्यू आर तीनों लोग अलग अलग धनराशि का निवेश करते हैं, उस निवेश का अनुपात बता दिया गया 7:4:9। फिर लाभ कितना होता है 6680 रुपये। एक साल के बाद जो लाभ होता है वो 6680 रुपये होता है। अब बात समझना, आपने जिस रेशियो में अपनी धनराशि का निवेश किया है सेम उसी रेशियो में आपको लाभ मिलेगा। बात क्लियर है? अगर आपने 10 रुपये लगाया, दूसरे ने 20 रुपये लगाया, लाभ हुआ 8 रुपये का, तो एक ज़्यादा लेगा, जो 20 रुपये लगाया वो ज़्यादा लेगा, जो 10 रुपये लगाया वो